में 9 चैप्टर नंबर आप लोग निकाल लो, ट्रांसपेरेंसी वाला। उसमें आपको मैंने डिस्क्लोजर बता रहा था, अब आगे उसके अंदर और बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊं वो आप लोग नोट करते जाना या इसमें बुक में पढ़ते जाना। चैप्टर इस बार बहुत ज्यादा आया था, आप लोगों को सबको ही पता है। इस चैप्टर को हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं ताकि ये बड़ा चैप्टर है, ताकि समझ में भी आ जाए और याद भी रहे, दोनों बातें। देखो आप लोग कुछ चीजें इसमें, पेज नंबर मेरे पास जो बुक है उसमें 360 पेज है, आप लोग देखना बुक में 360 मिल गया क्या आपको? 360 हैंडरेज कर लिया करो, जब मिल जाता है कोई टॉपिक तो बता दिया करो। यस सर। तो देखो इसमें 360 पेज पे आपको मिलेगा डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डीबीआर। ठीक है, हैंड डाउन कर लो। तो जो डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इक्विटी शेयर विद डीबीआर, डिफरेंशियल राइट, अगर नहीं मिला हो तो आगे पीछे देखो पेज नंबर, कुछ बुक्स में अलग भी है, कुछ बुक्स में अलग भी है। तो आप लोग, अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग देखो उसके अंदर आगे पीछे मिल सकता है। सबको मिल गया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ। देखो इन डिस्क्लोजर में से भी एक डिस्क्लोजर, एक आधा डिस्क्लोजर पक्का आता है। ये डिस्क्लोजर 5 सा आएंगे। देखो डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, जिनको हम डीबीआर बोलते हैं। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर भी आएगा। डिस्क्लोजर ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी आएगा। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज भी आएगा। डिस्क्लोजर सीएफएस को लेकर भी आएगा। तो ये 5 सा डिस्क्लोजर आएंगे, इनमें से एक आधा आता है। ये डिस्क्लोजर होने को आपकी बुक में भी है, लेकिन थोड़ा इसमें से बता देता हूँ मॉड्यूल में से, आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा देखो, क्योंकि और चैप्टर मॉड्यूल में अच्छे कवर किए हुए हैं, इसको छोड़ के। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, कि अगर कोई कंपनी ने डीबीआर जारी कर रखे हैं, डीबीआर आपको ध्यान हो तो कौन से सेक्शन में आते हैं डीबीआर? डीबीआर की सेक्शन 43 में आते हैं। डीबीआर एक कंपनी कितने जारी कर सकती है मैक्सिमम? 74% ऑफ वोटिंग राइट कैपिटल में से जारी कर सकती है। अब इसको लेकर के यहाँ पे हम वो रूल नहीं पढ़ रहे डीबीआर की जारी करने की शर्तें वगैरह, वो तो आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके होते हो शेयर कैपिटल में। यहाँ पे बात आ रही है कि उसको लेकर के आपको अपनी बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना चाहिए, बैलेंस शीट के नीचे साथ में जो एनुअल रिपोर्ट बनाओगे, डायरेक्टर रिपोर्ट होगी, उसके अंदर क्या क्या लिखना चाहिए। तो देखिए सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 43 जो इस एक्ट की वो ये कहती है, दैट ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इश्यू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। सेक्शन 43 आप लोगों ने पढ़ रखी है सबने। प्रोवाइड डेट वो ये कहती है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कैन इश्यू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, वो डीबीआर जारी कर सकती है एज टू डिविडेंड, डिविडेंड को लेके, वोटिंग राइट को लेकर के, और अदरवाइज या और कोई बात को लेके। डीबीआर में मतलब ये होता है कि उनको वोट डालने का राइट या तो कम ज्यादा रहेगा, या डिविडेंड का राइट कम ज्यादा रहेगा। तो कोई ना कोई राइट, या तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा वोट कम, या वोट ज्यादा डिविडेंड कम। तो सेक्शन 43 जो है वो ये कह रहा है, एक अपने कंपनी की, वो कंपनी एक्ट की वो ये कहती है कि एक कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर कैन इश्यू इक्विटी शेयर विद डीबीआर, डिफरेंशियल राइट वाली इक्विटी शेयर जारी कर सकती है एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज, इन अकॉर्डेंस विद रूल प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 ऑफ द कंपनी रूल। रूल 4 जो है कंपनीज रूल का, वो क्या कहता है? एक चीज आपको ध्यान दे लेना, अब कंपनी लोग का बी और सी पार्ट मत पढ़ना इस टाइम, आप लोग अभी सेटअप पे ध्यान रखना एकदम, सेटअप और ज्यूरिस, इन दो को अभी एक बार स्ट्रॉन्ग बनाओ। कंपनी लॉ के लिए मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में आपको बी और सी का मैं प्लान बता दूंगा। बी और सी के लिए मैं आपको नोट दे दूंगा एकदम इजी सेक्शन में। तो बी और सी को आप सेक्शन वाइज ही वैसे ही पढ़ना आपकी बात, ठीक है ना? आप लोग कंपनी लो, और इसके अलावा जैसे डायरेक्ट टैक्स पढ़ो, एक तो डायरेक्ट टैक्स में बिजनेस हेड से लेकर के आगे तक पढ़ो, कैपिटल गेन, अदर तो डिडक्शन, लास्ट के चैप्टर भी सारे, और उनका टेस्ट भी होगा एक, ध्यान रखना। लेकिन अभी टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं है, उसकी डायरेक्ट टैक्स की पढ़ते रहो, और सेटअप ज्यूरिस में सेटअप पढ़ते रहो एक बार, ज्यूरिस आप दीपावली के बाद में। देखो सेक्शन 43 के अंदर ये बताया हुआ, और इसका रूल 4 क्या कहता है, देखो रूल 4 प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है शैल इंट्रालिया, इंट्रालिया का मतलब और बातों के साथ डिस्क्लोज करेंगे बोर्ड रिपोर्ट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर in which the issue of equity share with differential right as to dividend, voting right or otherwise was completed. रूल 4 ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज करेंगे बोर्ड रिपोर्ट में ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस साल की जिस साल इन्होंने डीबीआर जारी किए हैं,
उस साल की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे द फॉलोइंग डिटेल। आपको सिर्फ ये नीचे वाले नाम याद रखने, आपका ऊपर वाला पैराग्राफ मत बताओ, आपका इतना एक छोटी सी लाइन के रूप में हेडिंग इतना ही लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 एंड रूल नंबर नहीं याद रहता, एंड रूल फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग जो डिटेल है मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। नीचे बताई हुई डिटेल जो है बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी है। मतलब ये पॉइंट काम के क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड विथ डिफरेंशियल राइट, कि टोटल कितने शेयर हमने डिफरेंशियल राइट वाले जारी किए, टोटल नंबर ऑफ शेयर, डिटेल ऑफ द डिफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू वोटिंग राइट एंड डिविडेंड, डिटेल ऑफ द डिफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू वोटिंग राइट एंड डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट की डिटेल, डिफरेंशियल राइट की डिटेल का मतलब आपको ये भी बताना होगा कि उनके डिफरेंट क्या है, वोटिंग राइट डिफरेंट है या डिविडेंड डिफरेंट है तो कितना डिफरेंट है, डिटेल ऑफ डिफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू वोटिंग राइट एंड डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट, परसेंटेज भी बताना होगा क्योंकि 74 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, तो परसेंटेज ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट टू द टोटल पोस्ट इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, परसेंटेज ऑफ शेयर, आपको परसेंटेज ऑफ शेयर भी बताना होगा विद डिफरेंशियल राइट टू द टोटल पोस्ट इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पोस्ट इश्यू कैपिटल का कितना परसेंट है वो डीवीआर, विथ डिफरेंशियल राइट जो है वो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ शेयर विथ डिफरेंशियल राइट टू द टोटल पोस्ट इश्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्राइस एट विच द शेयर हैव बीन इशूड, किस रेट पे हमने जारी किए हैं डीवीआर, पर्टिकुलर्स ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर और केएमपी टू होम शेयर आर इशूड, अगर वो शेयर हमने किसको दिए हैं, प्रमोटर को, डायरेक्टर को या केएमपी को, तो वो भी लिखना होगा, चेंज इन कंट्रोल इफ एनी इन द कंपनी कॉन्सिक्वेंट टू द इश्यू ऑफ डीवीआर, डीवीआर जारी करने के बाद क्या कंपनी का कंट्रोल में कोई बदलाव आया क्या, चेंज इन कंट्रोल, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर परसुएंट टू द इश्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, शेयर जारी करने के बाद डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये क्या होती है कि आपने शेयर जारी कर दिए होंगे तो उससे अर्निंग पर शेयर गिर गई होगी, पर शेयर होल्डर को शेयर की संख्या बढ़ गई, इससे पहले से कम अर्निंग होगी तो वो डिल्यूटेड अर्निंग कहलाती है, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर होल्डर की अर्निंग कितनी हो गई वो, एंड प्री एंड पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, बड़े शेयर होल्डर के पास कितने कितने शेयर हैं अलोंग विथ वोटिंग राइट, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। अब 8 पॉइंट 9 पॉइंट दिए हुए, इनमें से 6-7 पॉइंट भी हम लिख देते तो बहुत बढ़िया माना जाता है। फिर आता है डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर को लेकर के ये क्या कह रहा है, देखो डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 में आते हैं, आपको पता हो ये हम जनरली जारी करते हैं एम्प्लॉय या डायरेक्टर को, उनकी सर्विसेज के बदले में उन्होंने नो हाउ जो दिया है कंपनी को, वैल्यू एडिशन किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, उसके बदले में जारी करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर आपको पता होगा डिस्काउंट पे भी जारी कर सकते हैं इवन। तो सेक्शन 54 क्लॉज 1D ऑफ द एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 54 जो है एक्ट की प्रोवाइड, वो ये कहती है वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी आर लिस्टेड, कि अगर हमारे इक्विटी शेयर लिस्टेड है ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है, the straight equity share are issued in accordance with the regulation made by SEBI, अगर लिस्टेड है तब तो ये करा स्वेट इक्विटी शेयर हमें रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जारी करने जो सेबी की बनी हुई है, एंड इफ दे आर नॉट लिस्टेड, और अगर वो लिस्टेड नहीं है तो स्वेट इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड इन अकॉर्डेंस विथ रूल 8। इन रूल 8 में क्या लिखा हुआ है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज इन द डायरेक्टर रिपोर्ट में, ये देखो क्वेश्चन आपको ये जवाब तब लिखने जब आपको पूछे कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर बोले इन द बोर्ड रिपोर्ट रिगार्डिंग इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर को लेकर क्या डिस्क्लोजर करना है, ऐसा बोले तब आपको ये डिस्क्लोजर बतानी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल इंट्रालिया डिस्क्लोज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो डिस्क्लोज करेंगे इन द डायरेक्टर रिपोर्ट फॉर द ईयर इन विच शेयर आर इश्यूड, जिस डायरेक्टर रिपोर्ट में शेयर जारी किए गए हैं जिस साल, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे फॉलोइंग डिटेल ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, नीचे बताई हुई डिटेल जो है वो शेयर की लिखी जाएगी। क्या क्या डिटेल लिखी जाएगी, देखो द क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू होम स्वेट इक्विटी शेयर वर इशूड, क्लास बतानी होगी डायरेक्टर की या एम्प्लॉय की, टू होम जिनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए गए, क्लास जिन लोगों को शेयर जारी कर रहे हैं उनकी क्लास, क्योंकि डायरेक्टर और एम्प्लॉय को देंगे तो डायरेक्टर और एम्प्लॉय का कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी वालों को दे रहे हैं, क्लास ऑफ शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर में कौन सी कैटेगरी वाले शेयर दे रहे, नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड टू डायरेक्टर केएमपी एंड अदर एम्प्लॉय शोइंग सेपरेटली द नंबर ऑफ शेयर इशूड टू देम, इसके अलावा नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर किन किन को कितने कितने दिए, डायरेक्टर्स को कितने दिए, केएमपी को कितने दिए, अदर एम्प्लॉइज को कितने दिए, अलग अलग शो करने होंगे, नंबर ऑफ शेयर साथ में लिखने होंगे।
एंड इफ एनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, रोकड़ के अलावा प्रतिफल के रूप में कितने शेयर इनको दिए, एंड इंडिविजुअल नेम ऑफ अलोटी, और साथ ही साथ अलोटी का नाम भी, होल्डिंग 1% और मोर ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, जिसको भी हमने 8% या उससे ज्यादा शेयर दिए, उन अलोटी का भी नाम लिखना होगा। द रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर द इश्यू, इसके अलावा हमें रीजन भी बताना होगा और जस्टिफिकेशन या कारण भी बताना होगा फॉर द इश्यू। प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर जारी करने के पीछे प्रिंसिपल टर्म्स और कंडीशन क्या है, किन शर्तों पे हमने जारी किया है। टोटल नंबर ऑफ शेयर अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, टोटल कितनी संख्या में शेयर जारी किए गए हैं। परसेंटेज ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ द टोटल कॉस्ट इश्यूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, कितने परसेंट हुए। टोटल स्वेट इक्विटी शेयर की परसेंटेज लिमिट के भीतर ही आ रहे हैं ना, आपको ध्यान हो तो इस पे लिमिट भी लगती है कि एक साल में इतने परसेंट से ज्यादा के स्वेट नहीं जारी कर सकते। कंसिडरेशन रिसीव्ड और बेनिफिट रिसीव्ड, हमें जो कंसिडरेशन मिला वो कितना मिला फ्रॉम द इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर्स एम्प्लॉइज को जिनको शेयर दिए क्या उनसे कोई पैसा भी मिला, क्या मिला तो कितना मिला। एंड डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, और डिल्यूटेड अर्निंग आप जानती हो, शेयर इश्यू करेंगे तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी वो। फिर आता है डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल ऑफ ईएसओएस, सबकी डिस्क्लोजर आ रही है। पहले आपने डीबीआर की पढ़ी, दूसरी स्वेट इक्विटी शेयर की पढ़ी, तीसरी आ रही है ईएसओएस के तहत जो शेयर जारी करते हैं कर्मचारियों को, ये शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले अलग है, स्वेट इक्विटी शेयर अलग है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होगा, हम कर्मचारियों को ऑप्शन देंगे कि आप इतने साल कंपनी में जॉब करो, इतने साल के बाद में आपको हम स्वेट शेयर दे देंगे, मतलब उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि इतने साल बाद में आपको स्वेट में ये शेयर दे देंगे और सस्ते में दे देंगे, लेकिन उसके लिए पहले उनको वो वेस्टिंग पीरियड गुजारना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल तक कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके बाद में ये शेयर मिलेंगे। तो इसलिए ये जो ईएसओपी होते हैं इनको लेके अलग से डिस्क्लोजर है, इनके सेक्शन भी अलग है। 62(1)(b), सेक्शन 62(1)(b ऑफ द एक्ट ऑफ द कंपनीज रूल प्रोवाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसको डिस्क्लोज करना होगा इन द डायरेक्टर रिपोर्ट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ईएसओएस, उसको नीचे बताई हुई डिटेल ये करा ईएसओएस में डालनी होगी। ईएसओएस के समझ में क्या क्या डिटेल डालनी होगी, देखो ऑप्शन ग्रांटेड, हमने कितने लोगों को ऑप्शन दिया, ऑप्शन ग्रांटेड, ऑप्शन वेस्टेड, ऑप्शन वेस्टेड का मतलब ऑप्शन कितने लोगों को मैच्योर हुआ, ग्रांट किया तब एम्प्लॉय कुछ और होंगे, जब मैच्योर हो गया तब एम्प्लॉय हो सकता है घट बढ़ गए हो। ऑप्शन वेस्ट कितने जनों का हुआ मैच्योर, ऑप्शन एक्सरसाइज कितने जनों ने किया, आप में से कितने जनों ने शेयर खरीदे, टोटल नंबर ऑफ शेयर अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, टोटल कितने शेयर थे ऑप्शन में। ऑप्शन लेफ्ट, ऑप्शन लेफ्ट कितने जनों का हो गया, लेफ्ट होने का मतलब कितने जनों ने शेयर जो है वो बाद में, लेफ्ट होने का मतलब खरीदे ही नहीं जिन लोगों ने शेयर। ऑप्शन लेफ्ट एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब किस रेट पे वो शेयर उन्होंने, हमने बेचे लोगों को किस रेट पे खरीदे। वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑप्शन, अगर ऑप्शन की शर्तों में कोई चेंज किया तो वो। मनी रिलीज बाय एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, कितना पैसा आपने रिलीज हुआ उससे। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इन फोर्स, कितने ऑप्शन अभी भी बाकी पड़े। एम्प्लॉय वाइज डिटेल और एम्प्लॉय वाइज डिटेल कि भाई केएमपी को कितने दिए, एनी अदर एम्प्लॉय को कितने दिए और आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय को कितने दिए। 5 से बातें लिखनी है आपको कोई। फिर आता है अगला डिस्क्लोजर, देखिए डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी और गिविंग ऑफ लोन बाय इट फॉर परचेज ऑफ इट शेयर। ये क्या चीज कहा है, ध्यान दीजिए। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय कंपनी ऑन गिविंग लोन, क्रॉस लगा लो, इसको तो नहीं देखना। नीचे आ रहा है डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू सीएफएस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता होगा, जो लोग की कोई सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर या एसोसिएट हो। रूल 8(1) ऑफ द कंपनी रूल प्रोवाइड दैट द बोर्ड रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, कि बोर्ड रिपोर्ट जो वो तैयार की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोर्ड की जो रिपोर्ट बनाती है कंपनी, बोर्ड रिपोर्ट जिसमें डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है, उसमें स्टैंड अलोन स्टेटमेंट के बारे में चर्चा होती है। सेल रिपोर्ट, उसमें साथ ही साथ ये तरह रिपोर्ट किया जाएगा ऑन द हाईलाइट, क्या बताया जाएगा, हाईलाइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी। आपको अपनी सब्सिडरी की परफॉर्मेंस के बारे में भी हाईलाइट करना होगा, कि सब्सिडरी के बारे में भी अपने को बताना होगा।
shall report on the highlight of performance of subsidiary, associate and joint venture company and their contribution, और उनका क्या contribution रहा है to the overall performance of company, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। साथ ही साथ नीचे रूल ये भी कहते हैं दैट कंपनी शैल आल्सो अटेच, कि कंपनी को अटेच करनी होगी अलोंग विद इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटेच करना होगा ए सेपरेट स्टेटमेंट, एक अलग स्टेटमेंट जोड़ना होगा कंटेनिंग द सालिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी सब्सिडरी। देख रहा है कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना होगा ए सेपरेट स्टेटमेंट, एक अलग स्टेटमेंट भी जोड़ना होगा कंटेनिंग द सालिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मेन फीचर तो समरी में विशेषताएं हो अपनी कंपनी की, अपनी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी की, जॉइंट वेंचर की, इन फॉर्म नंबर AOC 1। हर कंपनी को ये कह रहा है क्या करना होगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे उनके साथ में कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक समरी भी लगानी होगी AOC 1 में। एक वॉलेंट्री रिवीजन की आपके यहाँ पे अलग कुछ नहीं दिया हुआ, वॉलेंट्री रिवीजन आप लोगों ने पढ़ रखा है 131 सेक्शन अकाउंट वाले चैप्टर में पढ़ते हो, वही दी हुई है। डिस्क्लोजर CSR को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो नीचे डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको लेके क्या आ रही है बात वो भी देखिए। डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू CSR सेक्शन आ रही है 135। CSR का मतलब हो गया कंपनी की सामाजिक जिम्मेवारी, कि एक कंपनी को अपनी सामाजिक जिम्मेवारी पूरा करने के लिए 2% खर्च करना होता है, सेक्शन 135 आप सब लोग जानते हो। तो इसमें क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा वो आपको नीचे लास्ट में से दिया हुआ, इसमें वो आपको बताना है। डिस्क्लोजर पूछेगा अगला यहाँ पे, तो आप वैसे CSR के बारे में वहां पढ़ चुके ये पार्ट के अंदर। यहाँ रिपोर्ट लास्ट में दिया हुआ है, रिपोर्ट शैल इंक्लूड द एनुअल रिपोर्ट ऑन द CSR एक्टिविटी, CSR एक्टिविटी को लेकर के रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाएगा। रिपोर्ट शैल इंक्लूड एन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR, जो हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे उसमें CSR की भी एक एनुअल रिपोर्ट डालनी होगी। एंड शैल कंप्राइज द फॉलोइंग, और उसमें नीचे बताई हुई चीजें लिखी जाएगी। क्या क्या, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द CSR पॉलिसी, CSR पॉलिसी को लेके ब्रीफ आउटलाइन, एक रूपरेखा, इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम प्रपोज टू बी अंडरटेकन। CSR पॉलिसी हमें लिखनी होगी, ब्रीफ आउटलाइन, कौन कौन से प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है प्रपोज टू बी अंडरटेकन जिनको हम करने वाले हैं CSR के तहत, एंड ए रेफरेंस टू द वेब लिंक, और साथ ही साथ वेब लिंक का भी रेफरेंस टू CSR पॉलिसी की। कोई व्यक्ति CSR पॉलिसी पूरी पढ़ना चाहे तो उसका लिंक भी हम देंगे और प्रोजेक्ट का भी लिंक देंगे। तो CSR पॉलिसी का आउटलाइन और ओवरव्यू प्रोजेक्ट या प्रोग्राम का जो हम करने वाले हैं। कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, CSR कमेटी में कौन कौन लोग हैं, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड, और उनकी कितनी मीटिंग हुई साल भर के दौरान होगी। एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 3 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट, कि पिछले 3 सालों में औसत लाभ कितना हुआ। एवरेज नेट प्रॉफिट का ही तो 2% खर्च करेंगे। प्रेस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा निर्धारित था, मतलब 2% हम निकालेंगे ऊपर वाले क्लोज का। डिटेल ऑफ अमाउंट स्पेंड, कितनी रकम खर्च कर दी गई ऑन CSR ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान कितनी रकम हमने खर्च कर दी, इंक्लूडिंग टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड, कितनी रकम खर्च और करनी है, अमाउंट अनस्पेंड, कितनी रकम खर्च करने से रह गई, एंड मैनर, और वो तरीका जिस तरीके से वो बची हुई रकम हम स्पेंड करेंगे। इन केस प्रेस्क्राइब CSR अमाउंट हैज नॉट बीन स्पेंड, अगर वो रकम पूरी नहीं खर्च कर पाए तो रीजन भी बताना होगा। आपने पढ़ा भी है CSR पॉलिसी कि अगर कोई कंपनी पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाती है तो रीजन लिखेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट फ्रॉम द CSR कमेटी, कमेटी का एक जिम्मेदारी वाला विवरण की इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग जो है CSR की इज इन कंप्लायंस विद CSR ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव के अनुसार की गई है और पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंप्लायंस की गई है। आगे आ जाइए, फिर आगे वाले पेज में देखिए, डिटेल ऑफ कंपोजिशन, डिटेल ऑफ विजिल मैकेनिज्म, डिटेल ऑफ विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म आप कहां पढ़ते हो, ऑडिट कमेटी के जस्ट बाद में आता है विजिल मैकेनिज्म, सेक्शन आती है 177, क्लोज आता है 9। तो विजिल मैकेनिज्म में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कंपनी को एक ऐसी प्रणाली बनानी होगी। कल भी आपने पढ़ा था, याद हो तो, विजिल मैकेनिज्म के बारे में हमने LODR रेगुलेशन में भी आया था कि एक कंपनी को निर्धारित वहां तो आया था LODR में तो कि लिस्टेड कंपनी को बनाना होगा, वो तो आपको तब लिखना है जब सेबी की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पूछे कि सेबी के LODR रेगुलेशन के अनुसार आप बताइए विजिल मैकेनिज्म पे नोट बताइए, तो वो। और यहाँ पे आ रहा है कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर देना है विजिल मैकेनिज्म का, तो ये लिखना है। सेक्शन 177 क्लोज 9 रीड विथ रूल 7 प्रोवाइड दैट every listed company
कि कुछ तो लिस्टेड कंपनियों को एंड द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, और नीचे बताई हुई कंपनियों को शैल एस्टेब्लिश ए विजिल मैकेनिज्म, इनको ये तरह एक विजिल मैकेनिज्म बनाना होगा फॉर देयर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉई, अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए एक विजिल मैकेनिज्म बनाना होगा टू रिपोर्ट देयर जेन्युइन कंसर्न, ताकि वो अपने जेन्युइन कंसर्न को लेकर रिपोर्ट कर सके और ग्रीवांस या जो भी ग्रीवांस है उनको लेकर के रिपोर्ट कर सके। ए कंपनी विथ एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक तो उसको बताना होगा कंपनी विथ एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कि कौन सी कंपनियां कौन कौन सी को बनाना होगा, एक तो लिस्टेड कंपनी को, और नीचे ये कंपनियां दे रखी है उनमें कौन सा आ रहा है, एक तो वो कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक जो पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करती, जिन्होंने पब्लिक से कितने भी रुपए की डिपॉजिट ले रखी है उसको विजिल मैकेनिज्म बनाना होगा। दूसरा वो कंपनी जिन्होंने बैंक या पीएफआई से उधार ले रखा है 50 करोड़ से ज्यादा, इन 3 कंपनियों को विजिल मैकेनिज्म बनाना होगा। लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है वो कंपनी, और जिनका बोरोविंग 50 करोड़ से ज्यादा है। डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म की डिटेल जो है शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट इफ एनी एंड इन द बोर्ड रिपोर्ट, और इसकी पूरी डिटेल जो है मैकेनिज्म के बारे में, इसकी प्रणाली के बारे में एक कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखनी होगी। फिर एक लास्ट डिस्क्लोजर आ रहा है, रेम्यूनरेशन जो चुकाते हैं डायरेक्टर को और एम्प्लॉइज को, बड़े अधिकारियों को, डायरेक्टर को, उसके बारे में क्या क्या बात लिखनी है। रेम्यूनरेशन देने की सेक्शन होती है 197 मैनेजरल रेम्यूनरेशन, तो उसको लेकर के क्या करा है देखो। सेक्शन 197 रीड विथ रूल प्रोवाइड दैट ए बोर्ड रिपोर्ट, कि बोर्ड रिपोर्ट जो होगी ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शैल इंक्लूड, हर लिस्टेड कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में नीचे बताई हुई बातें ये करा क्या करनी होगी, लिखनी होगी। क्या क्या बातें लिखनी होगी देखिए, द रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपको रेशियो लिखना होगा कि ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर को कितनी सैलरी मिल रही है, टू द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज की सैलरी है उसका मीडियन क्या है, मीडियन हो गया माध्यिका, एम्प्लॉय की जो सैलरी हो गई उनका एवरेज कितना आ रहा है, हर एम्प्लॉय का मीडियन कितना आ रहा है, और कंपनी के डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, दोनों के बीच का रेशियो। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी है सालाना औसतन 1 लाख और डायरेक्टर की सैलरी है 50 लाख, तो 50 रेशियो 1 हो गया, वो रेशियो लिखना होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, हर डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना बढ़ा, सीईओ सीएफओ का कितना बढ़ा, सीईओ का कितना बढ़ा, कंपनी सेक्रेटरी का कितना बढ़ा, मैनेजर का कितना सैलरी हर साल बढ़ा, उनका परसेंटेज बताना होगा कि पिछले साल से इतनी सैलरी बढ़ गई। परसेंटेज इंक्रीज इन द मीडियन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसकी तुलना में एम्प्लॉय का मीडियन कितना बढ़ा, उनकी औसत सैलरी कितनी बढ़ी, वो भी लिखना होगा। नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ऑन द रोल ऑफ कंपनी, कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं वो लिखने होंगे। एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सैलरी के अंदर इन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अदर देन मैनेजरल पर्सनल इन द लास्ट ईयर, पिछले साल कितना इंक्रीज हुआ था। अफर्मेशन, साथ ही साथ ये भी लिखना होगा दैट रेम्यूनरेशन इज एज पर द रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो है वो कंपनी की जो है वो बनाई हुई है, उसी के अकॉर्डिंग सबको रेम्यूनरेशन दिया गया है। तो रेम्यूनरेशन पॉलिसी हमने फॉलो करी है कि नहीं वो भी हमें लिखना होगा। आगे इसमें टॉपिक हम कर लेते हैं। आप लोग एक दूसरा चीज और ध्यान रखना, आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, डेली आप लोग कई जने क्या बिल्कुल भी नहीं रेगुलरिटी रखते हो, तो कई जने तो रेगुलर पढ़ रहे हो, कई जने रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को एक कंप्लायंस डेली करनी है। ये भी आप कंपनी में भी कंप्लायंस करोगे, अपना काम ही सीएस का पूरा नियम कायदों को मानने से जुड़ा हुआ है। हम सीएस बनने के बाद यही तो करेंगे कि हम रूल कंपनियों में फॉलो करवाएंगे। अब हमारे